नमस्ते। मैं ज्योति नाइक आज आपसे कुछ हट के धर्म के ऊपर जो अपने विश्वास होते हैं उसके ऊपर आज आपको एक सत्य घटना बताने वाली हूँ। हमारे समाज में या धर्म में कहें, समाज से ज़्यादा धर्म में, हम आदमी मरने के बाद विभिन्न योनियों में जाता है या आत्मा शरीर छोड़ के भटकती रहती है, ऐसे हम लोगों के धर्म में विश्वास है। और इसीलिए हम आदमी की मृत्यु होने के बाद जो कार्य करते हैं, 9 दिन, 10 दिन, 12 दिन या 13 दिन या साल में एक बार श्राद्ध करते हैं पुत्र पक्ष में, तो वो सब इसलिए किया जाता है कि वो जो शरीर छोड़कर आत्मा गई है वो सुखी रहे या वो आनंदी रहे या उसको दूसरा जन्म लेना है तो वो ले सकती है, वो यहाँ वहाँ भटके नहीं। इसी के लिए ये सब किया जाता है, ऐसा कहते हैं और हम करते भी हैं। तो उसी के ऊपर ये घटना है और सच्ची घटना है और मेरे पिताजी के साथ हुई है। तो आज तो मैंने इस घटना को जिस कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है उसका शीर्षक दिया है मैंने न्याय की पुकार। पिताजी की जब, और ये 60 साल पहले की घटना है। पिताजी की जब शादी हुई तो उनका पहला पोस्टिंग आलोट करके मध्य प्रदेश में एक गांव है वहाँ पे हुआ। तो उस टाइम गाँव में जो सिविल लाइंस एरिया होता था वो जनरली गांव के बाहर होता था और वहाँ 5-6 ऑफिसर्स के क्वार्टर्स होते थे, कुछ स्टाफ क्वार्टर्स होते थे, बस इतना ही होता था और बाकी गांव थोड़ा दूर होता था। तो पिताजी जब ट्रांसफ़र होके वहाँ गए तो उनके पास वाले बंगले में एक एग्रीकल्चर ऑफिस रहा करते थे। रोज़ पिताजी जब सुबह ऑफिस के लिए निकलते तो जीप दरवाजे पे आके खड़ी होती और ड्राइवर हॉर्न बजाता। तो जैसे ही ड्राइवर हॉर्न बजाता तो उस एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो बेटी थी वो करीब 5-6 साल की थी, काफ़ी सुंदर गुड़िया सी, ऐसी मोटी मोटी, ऐसी बहुत ही प्यारी बच्ची थी। उसका रोज का था कि जैसे ही गाड़ी का हॉर्न, जीप का हॉर्न सुना दिया कि वो दौड़ कर आती, पिताजी की गोद में बैठती और फिर पिताजी उसे एक पूरा राउंड मारते और उसको घर पे छोड़ते। रात को भी ऐसा ही था। पिताजी जब 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे जब भी आते, हॉर्न सुनकर वो भाग कर आती, फिर गोद में बैठ के एक चक्कर लगाती और घर चली जाती। उसका रोज का रूटीन था। करीब 3 साल तक ये रूटीन चलता रहा क्योंकि पिताजी की हर 3 साल में ट्रांसफ़र होती थी। 3 साल बाद जब पिताजी की ट्रांसफ़र हुई और वो वहाँ से निकल गए, उसके बाद उनका और उनका कोई संबंध नहीं आया। बीच में करीब 15-20 साल निकल गए होंगे। फिर पिताजी का पोस्टिंग अलीराजपुर में हुआ। जब पिताजी अलीराजपुर गए तो उनकी रहने की व्यवस्था गेस्ट हाउस में थी। तो उन्होंने गेस्ट हाउस में पहुंचकर पूछा कि भाई मेरा बंगला क्या खाली नहीं है क्या, या कुछ प्रॉब्लम है क्या, मुझे यहाँ क्यों रुकाया है। तो वहाँ के इंचार्ज ने कहा कि साहब आपका जो बंगला है आपके नाम से जो अलॉट है, वहाँ 2 साल पहले एक दुर्घटना हुई थी और उसके बाद से कोई उस बंगले में रहना पसंद नहीं करता, तो जो भी आते हैं वो यहीं रुकते हैं। तो पिताजी ने पूछा क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा कि उस बंगले में जो उस टाइम थे उनकी बहू ने वहाँ सुसाइड किया था, तो इस कारण वहाँ कोई रहना पसंद नहीं करता। तो पिताजी ने कहा कि भाई मैं तो इन बातों को नहीं मानता, आप कल वो बंगला साफ़ करवा दीजिएगा, मैं उसमें शिफ्ट हो जाऊँगा। ठीक है। दूसरे दिन बंगला साफ़ हुआ। ऑफिस से आने के बाद पिताजी बंगले के वहाँ गए। जैसे ही बंगले का गेट खुला तो अब जब कोई अपने यहाँ आता है तो अपन उस आने वाले का हंस के स्वागत करते हैं। वैसे पिताजी को ऐसा कुछ एहसास या ऐसा कुछ सुनाई दिया कि कोई हंसकर अपने को बुला रहा है। पिताजी को लगा हो सकता है आसपास कुछ हो। पिताजी अंदर गए। रात को जब खाना खाने टेबल पर बैठे तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई मेरे पास खड़ा है। खाना वगैरह हुआ। फिर रात को जब पिताजी सोने गए तो उन्हें थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि तकिए के पास कोई खड़ा है और हल्के से उन्हें छू रहा है और किसी से धीरे धीरे से सिसकने की, रोने की आवाज़ आ रही है।
ऐसा 15-20 मिनट हुआ, पिताजी सो गए। ऐसा करीब 8-10 दिन होता रहा। पिताजी भी खूब अपसेट हो गए, वो इन बातों पे विश्वास नहीं करते थे, पर उन्हें ऐसा कुछ लग रहा था कि कुछ तो भी है। क्या है ये समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन उन्होंने खाना खाते समय जो खाना बनाते थे उनसे पूछा कि पहले जो यहाँ रहते थे उनके यहाँ खाना कौन बनाता था। तो उसने कहा कि साहब, जब से मैं नौकरी पे लगा हूँ यहाँ जो भी आता है उन साहब के घर खाना मैं ही बनाता हूँ। तो पिताजी ने पूछा कि क्या हुआ था, कुछ बता सकते हो। तो उसने कहा था, हाँ साहब, वो जो उनकी बिटिया थी, बहू, बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी थी, लेकिन इन लोगों ने, उनके बेटे ने और दोनों ने उनको दहेज के लिए बहुत सताया, बहुत सताया, और इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनका नाम था ज्योति। आप एक देखिए कि जब आप किसी को बहुत अपना समझते हैं या कोई आपका अपना होता है, और जब आपको उसके बदले में ये संदेश आता है कि वो आदमी नहीं रहा, तो उस वक्त जो आपके दिल में एक टीस सी एकदम उठती है, वैसी ही टीस उस वक्त पिताजी के दिल में आई। एक सेकंड के लिए वो एकदम चुप से हो गए। उन्हें कुछ तो भी, जैसे अपना आदमी को अपन ने खोया या उसके बारे में सुना, ऐसा महसूस हुआ। दूसरे दिन क्या हुआ कि वहाँ सिविल लाइन्स में एक 15 महीने में से एक बार या 15 दिन में एक बार ऐसा गेट टुगेदर, वो 4-5 बंगलों का होता था। तो शाम को जब वहाँ सब जने इकट्ठा हुए, तो वो जो वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर थे, उससे पापा ने पूछा कि भाई, यहाँ जो केस हुआ था, कुछ आपको मालूम है क्या उसके बारे में। तो उन्होंने कहा था, मुझे, क्योंकि ये केस हुआ उसके 6 महीने बाद मैं यहाँ पोस्टिंग हुई, और वो जो पहले थे वो तो चले गए, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि वो केस सुसाइड केस था, लेकिन उस केस को दबा दिया गया। उसके बाद वो फाइल, यानी मुझे खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन यदि आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ जो प्रिंसिपल हैं, उनकी मिसेस का और उनकी बहू का बातचीत होती थी, तो आप उनसे बात करके देखिए, कुछ पता पड़ता है क्या। तो पापा ने उनकी प्रिंसिपल की मिसेस से पूछा कि मैडम, आप मुझे बता सकती हैं क्या, वो जो बच्ची है उस क्यों और क्या हुआ कुछ। तो वो यानी अपसेट हो गई, बोलने लगी, सही बात है, मुझे आज भी उस लड़की की याद आती है, तो बहुत अजीब सा रोना आता है कि इतने सुंदर बच्ची को दहेज के लिए लोग कैसे मार देते हैं। पिताजी ने कहा था, मार देते हैं? बोले, हाँ सर, वो सुसाइड केस नहीं, वो मर्डर केस है, लेकिन उसे दबा दिया गया है। तो पिताजी ने कहा कि आप मुझे वो कहाँ रहती थी, क्या करती थी वो बच्ची, उसके मदर फादर का कुछ बता सकते हैं क्या। तो उन्होंने कहा, मुझे मालूम है वो कहाँ रहती थी, क्या करती थी, उसके मदर फादर, क्योंकि वो यहाँ आने के बाद 1-2 बार मुझसे मिले थे। उसने सब बताया। वो सुनते ही पिताजी को एकदम स्ट्राइक हुआ कि आलोट में जो लड़की उनके रोज घूमने उनके साथ जाती थी, जीप में बैठती थी, वो लड़की यही लड़की थी। पिताजी को इतना उस दिन अपसेट रहे वो कि कुछ उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी प्यारी बच्ची के साथ ऐसा कैसा हुआ। उन्होंने दूसरे दिन पुलिस इंस्पेक्टर से कहा कि सर, ये केस रीओपन कीजिए। तो उन्होंने कहा कि सर, आप उनके मदर फादर को बुलवा लीजिए, अपन केस रीओपन करवा देते हैं। तो दूसरे दिन फिर पिताजी ने जब उनको लेटर लिखा और उनको बुलाया, 2-3 दिन बाद वो आए, और जैसे उन्होंने पिताजी को देखा, वो इतना पिताजी के गले पड़ के रोए और कहने लगे, ऐसा ऐसा हो गया, मेरी बच्ची हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चले गई। तो पिताजी ने कहा, यदि आपको मालूम है कि उस बच्ची का मर्डर हुआ है, तो आपने उसके अगेंस्ट केस क्यों नहीं फाइल की, क्यों आपने उस फाइल को बंद होने दिया। तो कहने लगे कि साहब, ये तो एक तो छोटा सा गांव है, और यहाँ कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं था। उन्होंने जो, उनके मदर फादर ने उस टाइम जो यहाँ कहा, पुलिस इंस्पेक्टर थे, उन्होंने सब कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, सुसाइड केस है, कुछ भी नहीं कर सकते। और उन्होंने हमारी बच्ची के कि वो मेंटली डिस्टर्ब थी या ऐसे कुछ इल्ज़ाम लगाए, हम भी कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए हम चले गए चुपचाप। तो पिताजी ने उनसे कहा, नहीं, आप केस ओपन कीजिए और गवाहों से वगैरह बात करते हैं करके। फिर पिताजी ने प्रिंसिपल की मिसेस से कहा कि मैडम, ऐसा ऐसा है और हमें उस बच्ची को न्याय दिलाना चाहिए।
नहीं तो हमारा शिक्षित होने का फ़ायदा क्या है? यदि हम अन्याय हुए देखते रहें तो ऐसी कितनी लड़कियों के बेचारी जान चली जाएगी। कुछ तो हमें करना चाहिए। और बोले मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जब भी आपको बुलाया जाएगा हम आपके साथ रहेंगे। उन्होंने कहा सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बराबर दूंगी। जो खाना बनाता था वो उस घर में जो माली था और जो काम करने वाले थे सबको पिताजी ने बुलाया, सबको समझाया और कहा कि अब ये केस है आपको उस लड़की को न्याय दिलाना चाहिए। कल आपकी बेटी के साथ हुआ तो आप क्या करोगे? देख भगवान आपके साथ रहता है, ऐसा भी कह सकते हैं। पिताजी की इन बातों का उन सब पे असर हुआ और सब जने गवाही देने को तैयार हुए। वो केस खुली, उनको बुलाया गया और लड़के को, उसके मदर फादर को, और करीब 6 महीने से 1 साल तक वो केस चला। और फिर रिज़ल्ट ये निकला कि उस लड़की का मर्डर किया गया है और उस लड़के को भी सज़ा हुई और मदर फादर को भी जो सज़ा हुई। जिस दिन ये रिज़ल्ट लगा, केस कोर्ट ने निकाल दिया, उसके बाद बाबा घर पे आए और जब रात को सोने लगे तो पिताजी को ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पाँव पकड़े हुए हैं और वो हाथ गीले हैं, जैसे कोई आंसुओं से भरे हुए हाथ रहते हैं वैसे गीले किसी ने हाथ। ये अब पिताजी ने जैसे पाँव हटाने लगे तो ऐसा लगा नहीं किसी ने पकड़ के रखे हैं। 5 मिनट नहीं, मुश्किल से 1-2 मिनट 1 मिनट का वो एहसास था। लेकिन पिताजी बोलते हैं मुझे पक्का कि किसी ने मुझे मेरे पाँव पकड़ रखे थे और जैसे कोई कहता है ना कि आपने मेरे लिए इतना किया उसके लिए मैं आपके पाँव छू रहा हूँ, इस टाइप के वो एहसास बाबा को हो रहा था। और वो पाँव ऐसा, और कोई कुछ फुसफुसा कर बोलता है, ऐसा कुछ बोल रहा है, ऐसा पिताजी को बात हुआ। और उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद बाबा 2 साल वहाँ रहे, लेकिन उसके बाद कभी भी बाबा को वो एहसास नहीं हुआ कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। शांत बिल्कुल जैसा हमेशा होता था वैसा। फिर कभी वो लड़की किसी परछाई का आभास नहीं हुआ कि कोई आ रहा है, रो रहा है या कुछ कह रहा है, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत हो गया। पिताजी ने कहा कि शायद वो लड़की मेरी राह देख रही थी। भगवान का कहिए, कोइंसिडेंस कहिए कि वो उसी बंगले में उस लड़की ने सुसाइड किया, उसी बंगले में बाबा ट्रांसफ़र होके वही बंगला बाबा को अलॉट हुआ और बाबा ने उस केस को के उस लड़की को न्याय दिलाया। तो जो ऋणानुबंध प्रकार कहते हैं वो शायद कहीं उस लड़की का और बाबा का था और बाबा ने उस लड़की को न्याय दिलाया और जाते जाते वो बाबा के पाँव छूकर निकल गई हमेशा के लिए। तो ये जो कहानी है मेरा यही कहना है कि ये तो सत्य घटना है, काल्पनिक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे पिताजी के साथ हुई है। लेकिन हमें भी समाज में, भले हमारे पहचान का कोई हो ना हो, यदि हम कहीं देखते हैं कि कुछ गलत हो रहा है किसी के भी साथ, छोटे बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ हो रहा है, तो जहाँ तक हो सके हमें अपनी तरफ से कुछ मदद करनी चाहिए कि उसको उस तकलीफ़ से हम दूर कर सकें, ना कि हम देख के हमें क्या करना है करके आगे बढ़ जाए। क्योंकि वक्त किसी का भी नहीं होता। आज आप अच्छे हैं, हंस खेल रहे हैं, कल आपके ऊपर वो जो वक्त उनके ऊपर है कल आपके ऊपर आएगा, ये आप नहीं कह सकते। तो प्लीज़ ये ध्यान रखिए कि हमेशा जहाँ तक हो सके दूसरों की मदद कीजिए। ईश्वर भी आपकी वक्त पड़ने पर आपकी मदद करेगा। धन्यवाद। और अब आप मेरी मदद कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे क्या कहते कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। मैं आपके राह देख रही हूँ।